अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवेल जुश पावर की एपिसोड नंबर 13। जुश पावर के तंजीमी हेडक्वार्टर का टॉर्चिंग रूम खासा वसी था और वहां कदीम दौर से लेकर जदीद दौर तक का हर किस्म का टॉर्चिंग का सामान मौजूद था। सामने दीवार के साथ रॉड्स वाली 10 कुर्सियां मौजूद थीं और इमरान ने थोड़ी सी चेकिंग के बाद ये मालूम कर लिया था कि इन कुर्सियों के रॉड्स डबल हैं। आधे रॉड्स रिमोट कंट्रोल्ड हैं कि बकिया आधे दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड पर लगे हुए 10 बटनों से ऑपरेट किए जाते थे। ये डबल सिस्टम वाकई बेहतरीन था कि अगर किसी तरह रिमोट कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तब भी आदमी रॉड से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल ना कर सके, और अगर इन सुर्ख रंग के बटनों को ऑपरेट कर दिया जाए तब भी रिमोट कंट्रोल के ऑपरेट किए बगैर इन रॉड से मुकम्मल रिहाई ना हो सकती थी। रिमोट कंट्रोल इमरान को एक अलमारी से मिल गया था। फिर इमरान ने जूलिया की मदद से दोनों को ऑपरेट करके बेहोश करना शफट को दरमियान की एक कुर्सी पर बिठाकर रॉड से जकड़ दिया। इसके बाद इमरान हेडक्वार्टर में बने हुए ऑफिस से फोन भी उठा लाया और इसने यहाँ चेकिंग रूम में मौजूद कनेक्शन से इसे जोड़कर डायरेक्ट कर लिया था। क्योंकि उसने पर्सन सेक्रेटरी की आवाज ना सुनी थी, इसलिए उसने इस लिंक को दरमियान से गायब कर दिया था। अब इस फोन पर आने वाली कॉल को वो बराह रास्त सुन सकता था। कना शफट के सामने 2 कुर्सियां मौजूद थीं जिन पर इमरान और जूलिया दोनों बैठे हुए थे। अभी तक तमाम आलात काम कर रहे हैं और हम भी इसलिए महफूज नजर आ रहे हैं कि गार्ड्स की जेबों से निकले हुए आलात हमारे पास मौजूद हैं, वरना शायद अब तक हम 100 बार हलाक या बेहोश हो चुके होते। और इस आले के बगैर नीचे वाली मंजिल में कोई एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता था। और ये सब तुम्हारी जहानत की वजह से हुआ है जूलिया। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। इमरान की इस अंदाज में तारीफ करने पर उसका चेहरा खिल उठा था। अब इसे होश में ले आए ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ऐसा ना हो कि ये भी कारसुमा का आमिल और ब्लू माइंड हो। जूलिया ने कहा, होगा भी सही तो इसकी उम्र अब इतनी है कि ये इस पर आसानी से अमल पैरा नहीं हो सकता। इमरान ने जवाब दिया और आगे बढ़कर उसने दोनों हाथों से कना शफट का मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद कना शफट के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लग गए तो इमरान ने हाथ हटाए और पीछे हटकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद कना शफट ने कराहते हुए आंखें खोल दी। पहले तो कुछ देर तक उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, फिर उनमें शऊर की चमक पैदा हुई। उसके साथ ही उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन गर्दन से लेकर पैरों तक मौजूद डबल रॉड्स की वजह से वो पूरी तरह कसमसा भी न सका था। इसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए और वो इस तरह इधर उधर देखने लगा जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि वो कहाँ मौजूद है। फिर उसकी नजरें सामने बैठे हुए इमरान और जूलिया पर जैसी जम सी गईं और उसके चेहरे पर मजीद हैरत उभर आई। तुम कौन हो और मैं यहाँ इस हालत में कैसे पहुंच गया? ये सब कैसे मुमकिन है? कना शफट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा नाम कना शफट है और तुम जुश पावर के इस तंजीमी हेडक्वार्टर के चीफ हो, और हो सकता है कि पूरी तंजीम के भी तुम ही चीफ हो। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे जिंदा सलामत मौजूद हो? कना शफट ने इस बार कदरे संभलते हुए लहजे में कहा, मेरा नाम अली इमरान MSc DSc ऑक्सन है। ये मेरी साथी मार्गरेट। मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि हम और तुम यहाँ इस हालत में कैसे मौजूद हैं, ताकि तुम पर छाई हुई हैरत खत्म हो सके और हम आगे की बात कर सकें। इमरान ने कहा और फिर उसने मुख्तसर तौर पर गटर के जरिए इमारत में दाखिल होकर छत के जरिए नीचे आने,
پھر گارڈز کی جیبوں سے آلات نکال کر اپنی جیبوں میں ڈالنے سے لے کر یہاں تک آنے کے حالات بتا دیے۔ اوہ، یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یا آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کنر شیفرڈ کی حیرت ختم یا کم ہونے کی بجائے عمران کی باتیں سن کر مزید بڑھ گئی۔ کنر شیفرڈ، تم بہت تجربہ کار ایجنٹ رہے ہوگے، اور ایجنٹی کے دوران یہ سب کچھ ہوتا ہے، کبھی کی رات بڑی اور کبھی کا دن بڑا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کنر شیفرڈ نے بھی اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ ہاں، اب تم نارمل ہو گئے ہو۔ اب بولو کہ شکرانی سفارتکار مادام ہوجونگ کو کہاں رکھا گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں تمہارا اصل یا عملی ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کون مادام ہوجونگ اور کیسا ہیڈ کوارٹر؟ یہ تم سب کیا کہہ رہے ہو؟ میں جوش پاور کا چیف ہوں اور یہی ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن مجھے تو کسی شکرانی مادام ہوجونگ کا علم نہیں ہے۔ کنر شیفرڈ نے عمران سے بھی زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہارے سپر ایجنٹ وکٹر اور کیتھی دونوں کارسوما کے عامل تھے اور بلو مائنڈ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان سے تمام معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم بھی کارسوما کے عامل ہو یا بلو مائنڈ ہو، لیکن تمہاری عمر اب اتنی ہے کہ یہ دونوں صورتیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، اور میں کسی تنظیم کے چیف پر تشدد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ بہتر ہے کہ جو کچھ پوچھ رہا ہوں وہ بتا دو۔ عمران نے اس بار خاصے سرد لہجے میں کہا۔ تم جو چاہے کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، کنر شیفرڈ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے حجت پوری کر دی ہے، اب جو ہوگا وہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوگا، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے تیز دار خنجر نکالا اور آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکلخت پاس ہی خالی کرسی پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران اور جولیا دونوں بھی اختیار چونک پڑے۔ اس کا منہ بند کر دو جولیا، عمران نے خنجر واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا تو جولیا تیزی سے اٹھ کر آگے بڑھی، اور پھر کنر شیفرڈ کی کرسی کے عقب میں کھڑی ہو کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ بند کر دیا اور اس کی ناک کھلی چھوڑ دی تاکہ وہ دم گھٹنے سے مر ہی نہ جائے۔ اس دوران مسلسل گھنٹی بجتی رہی تھی۔ عمران نے واپس مڑ کر کرسی پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کنر شیفرڈ کی آواز اور لہجے میں کہا، لیکن اس نے دانستہ لمبی بات نہ کی تھی۔ کنر اسمتھ بول رہا ہوں چیف، کونی آئی لینڈ ہیڈ کوارٹر سے۔ انتہائی اہم معلومات دینی تھی، اس لیے اس بے وقت مجھے آپ کو کال کرنا پڑی ہے۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ معذرت خواہ نہ تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ عمران نے کنر شیفرڈ کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس چیف، آپ کو تو معلوم ہے کہ شکرانی سفارتکار مادام ہوجونگ کونی آئی لینڈ کے ہیڈ کوارٹر میں تھی۔ اس کا علاج ہو رہا تھا تاکہ اس کا ذہن پڑھا جا سکے۔ مجھے اچانک رات کے پچھلے پہر ڈاکٹر ہارٹ کا جو یہاں کے خصوصی ہسپتال کا انچارج ہے اس کا فون آیا۔ اس نے مجھے گہری نیند سے جگا کر کہا کہ ایک نئی ایکریمن میڈیسن کے استعمال سے اچانک مادام ہوجونگ کا ذہن کچھ وقت کے لیے اس قابل ہو گیا ہے کہ مشین کے ذریعے اس کا مائنڈ پڑھا جا سکے۔ چنانچہ میں فوراً وہاں گیا اور میں نے مادام ہوجونگ سے سوالات کیے، کنر اسمتھ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مادام ہوجونگ سے ہونے والے سوالات اور اس کی طرف سے مشین کی سکرین پر ابھرنے والے جو جواب دیے گئے تھے اس کی تفصیل دہرا دی۔ چیف، مادام ہوجونگ جواب دیتے ہوئے اچانک ہلاک ہو گئی، اور میں نے ڈاکٹر ہارٹ کو ہدایت کر دی ہے کہ مادام ہوجونگ کی لاش کو نورک پہنچا کر وہاں کے کسی بڑے ہسپتال کا سرٹیفکیٹ جاری کرا دے کہ اس کی موت اس ہسپتال میں ہوئی ہے، تاکہ کونیا آئی لینڈ کا نام ہی سامنے نہ آئے، کنر اسمتھ نے کہا۔ تو اب یونان میں اس کار کو تلاش کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ہدایات دے دیتا ہوں،
इमरान ने कहा। यस सर। लेकिन सर ओ क्या मतलब ये? दूसरी तरफ से बात करते करते अचानक चौंक कर कहा गया और उसके साथ ही यकलख्त राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ। आओ, हमें यहां से फौरन निकलना है, आओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। तो जूलिया ने कर्नल शेफर्ड के मुंह से हाथ हटाए और फिर इससे पहले कि कर्नल शेफर्ड अपना सांस बराबर करता, इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे तरतराहट की तेज आवाजों के साथ ही गोलियां रॉड्स में जकड़े हुए कर्नल शेफर्ड के सीने पर पड़ी और उसका बोलने के लिए खुलता हुआ मुंह खुले का खुला रह गया। आओ, इमरान ने तेजी से मुड़ते हुए कहा और फिर वो दोनों भागते हुए इस टॉर्चिंग रूम से बाहर आ गए। हुआ क्या है? जूलिया ने दौड़ते हुए पूछा। अभी कुछ मत पूछो, इमरान ने कहा और फिर वो सहन में पहुंचकर साइड गली से होते हुए उस तरफ पहुंच गए जहां गटर का दहाना था और जहां से वो अंदर दाखिल हुए थे। इमरान ने गटर का ढक्कन हटाया ही था कि इमारत के अंदर से जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। जल्दी नीचे उतरो, शायद बिल्डिंग ही तबाह होने वाली है, जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। तो जूलिया तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे चली गई। इसकी पैरवी इमरान ने की और उसके साथ ही उसने ढक्कन घसीट कर दहाने पर एडजस्ट कर दिया। ओह, अंदर कोई जहरीली गैस फायर की जा रही है, इमरान ने कहा और फिर वो दोनों दौड़ते हुए इमारत की अकबी तरफ मौजूद इस दहाने की तरफ दौड़ते चले गए जहां से वो गटर में दाखिल हुए थे। और फिर इमरान और जूलिया ने वाकई फुर्ती दिखाई और चंद ही लम्हों बाद वो अकबी गटर का दहाना हटाकर बाहर सही सलामत पहुंच चुके थे। अब हमें यूनान जाना होगा, जूलिया ने सड़क की तरफ बढ़ते हुए कहा जहां उनकी कार पार्क थी। हाँ, और फौरी तौर पर, क्योंकि इस कर्नल स्मिथ को किसी तरह पता चल गया है कि मैं कर्नल शेफर्ड नहीं बोल रहा, इसलिए अब वो फौरी तौर पर जूश बावर को इस माइक्रोटेप की तलाश पर मामूर कर देगा, इमरान ने जवाब दिया। वहां यूनान में हमारा कोई फॉरेन एजेंट मौजूद नहीं है, इसको फोन कर दो, जूलिया ने कहा। नहीं, वहां आज तक जरूरत ही नहीं समझी गई। बहरहाल ज़र्ब मुस्लिम के अबू अब्दुल्ला को फोन कर दूंगा, वो वहां मौजूद हैं, वो फौरी तौर पर मामलात संभाल लेंगे, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल स्मिथ दौड़ता हुआ मशीन रूम की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसका चेहरा सता हुआ था। उसने नॉरक में कर्नल शेफर्ड से राब्ता किया। गो उसे उम्मीद न थी कि इस कदर सुबह के वक्त कर्नल शेफर्ड कॉल अटेंड करेगा। अलबत्ता उसका ख्याल था कि वो चीफ की पर्सनल सेक्रेटरी को इत्तला दे देगा कि कर्नल शेफर्ड जैसे ही नींद से बेदार हों उसकी बात करा दे। लेकिन उसकी उम्मीद के खिलाफ चंद बार घंटी बजने के बाद कर्नल शेफर्ड ने बराह रास्त फोन अटेंड कर लिया और कर्नल स्मिथ ने उसे मादाम हुजोंग के बारे में तमाम तफसीलात बता दी। लेकिन अभी बात खत्म ना हुई थी कि मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम की सुर्ख लाइट जल उठी, जिसका मतलब था कि मशीन रूम का इंचार्ज टोनी इमरजेंसी इत्तला देना चाहता है। कर्नल स्मिथ ने इस इमरजेंसी की वजह से ही हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। तो इंटरकॉम के लाउडर से मशीन रूम इंचार्ज एडवर्ड ने इत्तला दी कि फोन पर कर्नल शेफर्ड नहीं बोल रहा। तो कर्नल स्मिथ हैरान रह गया। उसने जल्दी से फोन का रिसीवर रखा और उठकर तेजी से मशीन रूम की तरफ दौड़ पड़ा। मशीन रूम से दी जाने वाली इत्तला उसके जहन में मुसलसल धमाके कर रही थी, क्योंकि वो किसी भी सूरत ये सोच नहीं सकता था कि कर्नल शेफर्ड की जगह कोई और उसकी आवाज और लहजे में बोल सकता है, और वो भी हेडक्वार्टर के अंदर से, जहां कर्नल शेफर्ड की इजाजत के बगैर कोई मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए वो फोन का रिसीवर रखकर दौड़ता हुआ खुद ही मशीन रूम की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इनके दोनों हेडक्वार्टर्स में सैटेलाइट के जरिए खुसूसी लिंक रखा गया था और वो मशीन रूम में बैठकर नॉरक के पूरे हेडक्वार्टर को मशीनरी के जरिए चेक कर सकता था।
مشین روم ہال جتنا بڑا تھا وہاں دیواروں کے ساتھ قد آمد مشینری نصب تھی جس کے سامنے آپریٹرز موجود تھے۔ ایک طرف شیشے کا بنا ہوا کیبن تھا جس میں کنٹرولنگ مشین تھی۔ اس کیبن میں مشین روم کا انچارج ایڈورڈ بیٹھا تھا۔ کنر اسمتھ شیشے کا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوا تو مستطیل شکل کی بڑی سی مشین کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ادیڑ عمر ایڈورڈ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تم نے کیا اطلاع دی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کنر اسمتھ نے تیز اور چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، میں اپنے روزمرہ کام میں مصروف تھا۔ آپ کی بات کرنر شیفرڈ سے جاری تھی کہ اچانک میری نظر وائس کمپیوٹر پر پڑی۔ وہ بتا رہا تھا کہ کال جعلی ہے، اس لیے میں نے فوری طور پر آپ کو انٹرکام پر اطلاع دی اور پھر میں نے فوری طور پر نورک ہیڈ کوارٹر کو چیک کرنے کے لیے نورک ہیڈ کوارٹر کو لنک کیا۔ وہاں ایک اجنبی مرد اور ایک عورت موجود تھے جو اس وقت سائیڈ گلی سے ہو کر اقبی طرف کو جا رہے تھے۔ میں نے ان پر گیس اٹیک کرنے کے لیے نورک ہیڈ کوارٹر میں گیس پوائنٹ کو اوپن کر دیا اور چند منٹ بعد پورے نورک ہیڈ کوارٹر میں بے ہوش کرنے والی انتہائی طاقتور گیس پھیل گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ دوبارہ چیکنگ شروع کروں کہ آپ آ گئے، ایڈورڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اجنبی مرد اور اجنبی عورت ہیڈ کوارٹر میں تھے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہاں مشینری الرٹ نہیں تھی؟ کنر اسمتھ نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مشینری تو الرٹ ہے باس، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ موجود تھے۔ بہرحال اب وہ وہاں بے ہوش پڑے ہوں گے۔ اب چیک کرایا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے اندر پہنچے اور کیسے ہلاک یا بے ہوش نہیں ہوئے، ایڈورڈ نے جواب دیا۔ کرو چیکنگ شروع۔ سب سے پہلے چیف کو چیک کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کنر اسمتھ نے کہا تو ایڈورڈ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سامنے موجود مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور مشین کی وسیع اور اسکرین پر جماکے ہونے شروع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ایک منظر ابھر آیا۔ اس کے ساتھ ہی کنر اسمتھ اور ایڈورڈ دونوں بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ منظر ایک بڑے ہال کا تھا جس میں دیوار کے ساتھ موجود راڈز والی کرسیوں کی قطار تھی اور درمیان میں ایک کرسی پر کنر شیفرڈ موجود تھا، لیکن اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی اور اس کا سینہ گولیوں سے چلنے نظر آ رہا تھا۔ سامنے دو کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ہال میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ ویری بیڈ، کنر شیفرڈ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ویری بیڈ، لیکن یہ سب کس نے کیا ہے؟ ہیڈ کوارٹر کے گارڈز اور دوسرا عملہ کہاں ہے؟ کنر اسمتھ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ میں اجنبی افراد کو چیک کرتا ہوں، ایڈورڈ نے کہا اور اس نے ایک بار پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اسکرین پر منظر ابھرتے گئے ویسے ویسے کنر اسمتھ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیونکہ وہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں، لیکن پورے ہیڈ کوارٹر میں کہیں بھی کوئی اجنبی مرد یا عورت نظر نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے اور کہاں سے غائب ہو گئے؟ تم ایسا کرو کہ چند گھنٹے پہلے بننے والی فلم مایا آواز آن کر دو، اس بار کنر اسمتھ نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس باس، ایڈورڈ نے جواب دیا اور ایک بار پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسکرین پر جماکے سے ایک منظر ابھر آیا۔ یہیں سے آگے چلو، کنر اسمتھ نے چونک کر کہا کیونکہ بڑے ہال میں راڈز والی کرسی پر کنر شیفرڈ بیٹھا نظر آ رہا تھا، جبکہ سامنے کرسیوں پر ایک مرد اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کنر شیفرڈ کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ اور پھر جب سامنے بیٹھے ہوئے اس اجنبی آدمی نے بطور علی عمران اپنا تعارف کروایا تو کنر اسمتھ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت جیسے سبز ہو کر رہ گئی تھی، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ پھر یہ حیرت آخری حدوں تک اس وقت پہنچ گئی جب اس نے فون پر اس عمران کو کنر شیفرڈ کے لہجے اور آواز میں بات کرتے دیکھا، جبکہ اس کی ساتھی عورت نے راڈز میں جکڑے ہوئے کنر شیفرڈ کا منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر رکھا تھا۔
तुम चेक करो उन्हें कि ये लोग कहाँ गायब हुए हैं और कैसे हुए हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने एक जरूरी कॉल करनी है, तुम मुझे फोन पर बता देना। कर्नल स्मिथ ने एक ख्याल के आते ही झटके से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपने ऑफिस में पहुंच गया। उसने कुर्सी पर बैठकर तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फोन सेट के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके उसने फोन को डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, लॉर्ड हाउस। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा सपाट था। पुणे हेडक्वार्टर से कर्नल स्मिथ बोल रहा हूँ, लॉर्ड साहब से बात करवाओ, इट्स इमरजेंसी। कर्नल स्मिथ ने तेज लहजे में कहा। कोड बताएं। डबल ब्लैक डबल व्हाइट, कर्नल स्मिथ ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर काफी देर के इंतजार के बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। लॉर्ड्स बोल रहा हूँ। बोलने वाले के लहजे में तकब्बुर का अंसर नुमाया तौर पर मौजूद था। कर्नल स्मिथ बोल रहा हूँ लॉर्ड साहब, पुणे हेडक्वार्टर से। कर्नल स्मिथ ने मुदबाना लहजे में कहा, क्योंकि लॉर्ड्स ही असल में जेश पावर का सुपर चीफ था, लेकिन इस हैसियत से कभी सामने न आया था। एग्रीमेंट कांग्रेस का वो मेंबर था और पूरी यहूदी दुनिया में उसके नाम का सिक्का चलता था, क्योंकि उसने यहूदियों की हमा किस्म वेलफेयर के लिए तंजीमें बनाई हुई थी, जो पूरी दुनिया में यहूदियों की फलाह बहबूद और हिफाजत के लिए काम करती थी। खुद लॉर्ड की पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में होटलों की चेन मौजूद थी, जिन्हें लॉर्ड्स होटल कहा जाता था। क्यों कॉल की है? लॉर्ड ने इसी तरह तकब्बुराना लहजे में कहा तो कर्नल स्मिथ ने उसे शुरू से आखिर तक की तमाम तफसील बता दी। वेरी बैड न्यूज, कर्नल शेफर्ड हलाक हो गया। वेरी बैड। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अब जेश पावर के असल हेडक्वार्टर के खिलाफ भी काम करेगी। तुमने इसे सब कुछ बता दिया है, लॉर्ड ने फुसीले लहजे में कहा। तो जिस मकसद के लिए यहाँ आना चाहते थे वो मकसद तो खत्म हो गया, और अब वो यहाँ क्यों आएंगे? मैंने इसलिए आपको कॉल की है कि आप फौरी तौर पर कर्नल शेफर्ड की जगह किसी और को दे दें। और सबसे अहम बात यह कि यूनान में अपने एजेंटों को हरकत में लाने की मुझे इजाजत दे दें, क्योंकि मैं हालात से ज्यादा वाकिफ हूँ। कर्नल शेफर्ड की जगह जो लेगा वो इस मामले को इस अंदाज में डील नहीं कर सकेगा, कर्नल स्मिथ ने कहा। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ गया हूँ। तुम्हारी बात दुरुस्त है कि कर्नल शेफर्ड की जगह फौरी तौर पर किसी तजर्बाकार आदमी को दी जाए, ताकि जेश पावर का पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क बखूबी काम करता रहे। और इस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा भी जरूरी है, जिसने जेश पावर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हम तुम्हें कर्नल शेफर्ड की जगह देते हैं। यहाँ तुम अपने असिस्टेंट ऑर्थर को इंचार्ज बनाकर खुद फौरन नॉर्क शिफ्ट हो जाओ। मैं भी जेश पावर के तमाम सेंटर्स को तुम्हारी इस नई अवधि की इतला सर्कुलेट कर देता हूँ, और यूनान में तमाम कार्रवाई अब तुमने ही करनी है, लॉर्ड्स ने जवाब देते हुए कहा। थैंक यू सर, मैं पूरी दुनिया के यहूदियों की तवक्कुआत पर हर सूरत में पूरा उतरूंगा, कर्नल स्मिथ ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। ओके, मुझे तुमने आइंदा गुड न्यूज सुनानी है, बैड न्यूज नहीं, क्योंकि मैं बैड न्यूज सुनने का आदी नहीं हूँ, लॉर्ड ने इसी तरह मुतकब्बराना लहजे में कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कर्नल स्मिथ ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसी लम्हे इंटरकॉम की लाइट जल उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर बटन प्रेस कर दिया। एडवर्ड बोल रहा हूँ बॉस, मैंने चेक कर लिया है। ये अजनबी मर्द और औरत दोनों गटर के रास्ते अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने छत से नीचे उतरकर 2 गार्ड्स को हलाक करके सीढ़ियों में ही उनकी जेबों से एंटी ऑले निकाल कर अपनी जेब में डाल लिए थे। इसलिए साइंसी हिफाजती इंतजामात इन दोनों का कुछ ना बिगाड़ सके और फिर ये दोनों फरार भी गटर के रास्ते ही हुए हैं। वो गैस फायर होने से पहले ही निकल गए थे, एडवर्ड ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है,
अब मैं खुद इनसे निपट लूंगा। मुझे सुपर चीफ ने कर्नल शेफर्ड की जगह दे दी है। अब आर्थर यहाँ का इंचार्ज होगा, जबकि मैं नॉरक हेडक्वार्टर को संभाल लूंगा, कर्नल स्मिथ ने कहा। मुबारक हो बॉस, आप जूश पावर के चीफ बन गए हैं। बहुत मुबारक हो, एडवर्ड ने कहा। शुक्रिया, कर्नल स्मिथ ने कहा और इंटरकॉम को ऑफ करने का बटन प्रेस करके उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, आर्थर बोल रहा हूं बॉस। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट की आवाज सुनाई दी। मेरे ऑफिस आओ जल्दी, कर्नल स्मिथ ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रैडल दबाकर राब्ता खत्म कर दिया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए ताकि यूनान में वाक़या जूश पावर के सेंटर को इस कार को ट्रेस करके वहां से माइक्रोटेप हासिल करने का हुक्म दे सके। इमरान और जूलिया दोनों नॉरक में अपनी रिहाइशगाह के कमरे में मौजूद थे। उन्हें कर्नल शेफर्ड के हेडक्वार्टर से वापस आए हुए तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके थे। इमरान ने वापस आते ही ज़र्ब मुस्लिम के सरबराह को फोन करके इस कार के बारे में इत्तला दे दी थी ताकि वो फौरी तौर पर अपने आदमियों को हरकत में लाकर वो माइक्रोटेप हासिल कर सके। जबकि उन्हें यूनान जाने के लिए जो फ्लाइट मिली थी उसकी रवानगी में अभी 1 घंटा बाकी था। जब वो लोग वहां काम कर लेंगे तो फिर हमारे यूनान जाने की क्या जरूरत है, जूलिया ने कहा। अभी मिशन मुकम्मल नहीं हुआ। जब तक मिशन मुकम्मल ना हो जाए तब तक हम वापस नहीं जा सकते, इमरान ने जवाब दिया। और अगर यूनान रवाना होने से पहले मिशन की तकमील की इत्तला आ गई तो फिर, जूलिया ने कहा, तो फिर हम वापस चले जाएंगे और क्या करेंगे, इमरान ने कहा। वो पुणे वाले हेडक्वार्टर का क्या करना है, जूलिया ने चौंक कर कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हम तो मादाम हो चौंक की वापसी और माइक्रोटेप की दस्तयाबी के लिए वहां जा रहे थे, जबकि मादाम हो चौंक हलाक हो चुकी है और माइक्रोटेप भी यूनान में रह गई है। तो अब हम वहां जाकर क्या करेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो जूश पावर का हेडक्वार्टर है। जब तक इस हेडक्वार्टर का खात्मा नहीं हो जाता जूश पावर कैसे खत्म हो सकती है, जूलिया ने कहा। जूश पावर जैसी हजारों नहीं तो सैकड़ों तंजीमें दुनिया भर में काम कर रही हैं। हम किस किस का खात्मा करेंगे। जूश पावर ने अभी तक पकेशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ। ये मिशन भी हम शुक्रान हुकूमत और ज़र्ब मुस्लिम की दरखास्त पर मुकम्मल कर रहे हैं। इसीलिए तो चीफ ने सिर्फ तुम्हें मेरे साथ भेजा है, वरना जाहिर है पूरी टीम साथ लाना पड़ती, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। मुझे तुमसे अक्सर गिला रहता है कि तुम मेरे बारे में सर्द महरी का मुजाहरा करते हो, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम फितरी तौर पर सर्द महर हो। तुम्हें किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। जूश पावर यहूदियों की तंजीम है। ला महला ये तंजीम जो काम करेगी मुसलमानों के खिलाफ ही करेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों के लिए मामूली सा भी जोश व जज्बा नहीं है। तुम इंसान नहीं हो, इंसानी रूप में कोई रोबोट हो। इसलिए जो मिशन तुम्हारे अंदर फीड कर दिया जाए तुम बस उसी हद तक महदूद रहते हो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि मैं हर वक्त हवा में लाठियां चलाता रहूं? खैर शर अजल से मौजूद है और अब तक मौजूद रहेगा, और उनकी आवेजिश भी अब तक चलती रहेगी। इसलिए मैं किस किस से लड़ता फिरूंगा, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि जूलिया कोई जवाब देती पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो इमरान और जूलिया दोनों चौंक पड़े। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूं, इमरान ने कर्मल लहजे में कहा। यूनान से डबल ए बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से अबू अब्दुल्ला की आवाज सुनाई दी। उसने अपना कोड नाम लिया था। यस, कोई खास बात, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, आपने कार का जो नंबर बताया था वो नंबर अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ से जारी ही नहीं हुआ। इसके अलावा यूनानी और शुक्रानी सिफारत खानों में भी
اس میں نمبر اور ماڈل کی کار موجود نہیں ہے۔ میں نے پوری چیکنگ کرا لی ہے، ابو عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس عورت کے استعمال میں کون سی کار رہی ہے؟ اس بارے میں معلومات کی ہیں آپ نے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اس کے استعمال میں جو کار رہی ہے وہ کار اس وقت سیکنڈ سیکٹری کے زیر استعمال ہے، اور ہم نے اسے حاصل کر کے ورک شاپ میں لے جا کر اس کی مکمل اسکریننگ کر لی ہے، لیکن اس میں کچھ موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مسٹر مائیکل، ہم نے اس ادارے کی سرکاری اور نجی تمام گاڑیوں کی اسکریننگ کرا لی ہے، لیکن کسی میں کچھ نہیں ہے، ابو عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ بہرحال جوش پاور کے ایجنٹ بھی وہاں کام کریں گے، ہم بھی وہاں پہنچ رہے ہیں، پھر آپ سے رابطہ ہوگا، عمران نے کہا۔ اوکے، آپ کے لیے وہاں کوئی انتظامات کرانے ہوں تو بتا دیجئے، ابو عبداللہ نے کہا۔ اگر ضرورت ہوئی تو یقیناً آپ سے رابطہ کیا جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ضرور جناب، ہم آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر لکیریں سی ابھر آئی تھیں۔ کیا بات ہوئی اور کون تھا؟ جولیا نے پوچھا، کیونکہ عمران نے لاؤڈ کا بٹن پریس نہیں کیا تھا، اس لیے میز کی دوسری طرف بیٹھی ہوئی جولیا دوسری طرف سے آنے والی آواز نہیں سن سکی تھی۔ ابو عبداللہ کی کال تھی یونان سے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ مادام ہو چونگ نے مائنڈ ریڈنگ مشینری کو بھی دھوکہ دے دیا ہے، جولیا نے کہا۔ نہیں، وہ یہ معلومات دینے کے دوران ہلاک ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شعور میں نہیں تھی، اور یہ سب کچھ لاشعوری طور پر ہو رہا تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر یہ باتیں براہ راست کرنل اسمتھ نے اپنے چیف کرنل شیفرڈ کو بتائی تھیں، اس لیے وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، عمران نے کہا۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس نے کار میں رکھنے کا کہا ہے تو اسے مل جانا چاہیے، جولیا نے کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے، عمران نے جواب دیا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، نہ جانے تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، جولیا نے کہا تو عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کار میں وہ ٹیپ موجود نہیں ہے تو کسی نے پہلے ہی اسے نکال لیا ہے، ورنہ جب مادام ہو چونگ جھوٹ نہیں بول سکتی، اور پھر کرنل اسمتھ بھی کرنل شیفرڈ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ابو عبداللہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ ٹیپ کہاں جا سکتی ہے؟ جولیا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے بھی اختیار ایک طویل سانس لیا۔ واقعی تمہاری بات درست ہے، اور مجھے کچھ نہیں ہوتا جا رہا، جو کچھ ہوتا جا رہا ہے تمہیں ہوتا جا رہا ہے، تم ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند ہوتی جا رہی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی غلط بات کی ہے جو تم مذاق اڑا رہے ہو؟ جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ گرہم بول رہا ہوں جناب، آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے میں آدمی بھیج رہا ہوں، دوسری طرف سے گرہم نے کہا۔ تم نے اپنی سیکرٹری کا کیا کیا جس کی وجہ سے ہم موت کے منہ میں جاتے جاتے بچے ہیں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے جناب، اور آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی، گراہم نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس بارے میں چیف کو رپورٹ نہیں دوں گا، ورنہ تم بھی اپنے انجام کو پہنچ سکتے ہو، لیکن تمہیں عملہ رکھتے ہوئے نہ صرف اچھی طرح جانچنا چاہیے بلکہ مسلسل ان کی نگرانی بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دولت بذات خود بڑی طاقت ہے، عمران نے کہا۔ شکریہ جناب، گراہم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
किसी ड्राइवर को भेज दो जो हमें एयरपोर्ट छोड़कर कार वापस ले आएगा, इमरान ने कहा। यस सर, अभी पहुंच जाता है, ग्रैहम ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। तेज सुर्ख रंग की कार तेजी से दौड़ती हुई यूनान के दारुल हुकूमत एथाम की एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई और तेजी से एक मोड़ घूमती हुई आगे बढ़ती चली गई। ड्राइविंग सीट पर खूबसूरत यूनानी नकूश की हामिल लड़की मौजूद थी, जिसके सुनहरे बाल उसके शानों पर पड़े हुए थे। उसने पैंट शर्ट और ऊपर लेडीज जैकेट पहन रखी थी। साइड सीट पर एक यूनानी नजाद नौजवान बैठा हुआ था, जिस आमद के लिहाज से वो खासा नुमाया नजर आ रहा था। उसने सूट पहन रखा था। उसके हाथ में एक रिसाला था जिसमें छपी हुई तस्वीरों को वो बड़े नमाक से देखने में मसरूफ था। क्या पढ़ रहे हो हैरी? लड़की ने साइड सीट पर मौजूद नौजवान से मुखातिब होकर कहा। कुछ नहीं, वैसे ही वक्त गुजार रहा हूं। तुम कार बेहद आहिस्ता चलाती हो, इसलिए 2 मिनट का रास्ता तय करने में 2 घंटे लग जाते हैं, हैरी ने मुंह बनाते हुए कहा तो लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। तुम तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो। कार भी ऐसे ही चलाते हो जैसे इसमें जेट जहाज का इंजन नस्ब हो। तुम्हें 1 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगाना हो, लड़की ने हंसते हुए कहा। जिंदगी है ही तेज रफ्तारी का नाम डियाना, आहिस्ता चलने वाले ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, हैरी ने कहा। बस बस, एक तो मैं तुम्हारे फलसफे से बेहद तंग हूं। हर बात में फलसफा शामिल कर देते हो। मुझे बताओ कि चीफ ने क्यों इमरजेंसी कॉल की होगी? डियाना ने जवाब देते हुए कहा। चीफ चीफ होता है, जब चाहे कॉल कर ले। इसमें हमें एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं, हैरी ने रिसाला बंद करके उसे डैशबोर्ड के खाने में रखते हुए कहा। फिर भी कोई वजह तो होगी, तुम्हारा क्या अंदाजा है? डियाना ने कहा। मुझे तो मालूम नहीं है, बहरहाल अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है कि कोई नया मिशन दरपेश होगा, हैरी ने कहा तो डियाना ने इस बार कुछ कहने की बजाय अस्बात में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। थोड़ी देर बाद कार एक शानदार रिहायशी कोठी के जहाजी साइज के फाटक के सामने जाकर रुक गई, जिसके सतून पर डॉक्टर हुस्टन के नाम की प्लेट मौजूद थी और नाम के नीचे डिग्रियों की 2 किताबें मौजूद थीं। डियाना ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया तो फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी, जिसने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, बाहर आ गया। फाटक खोलो सोगी, डियाना ने खिड़की से सर निकालकर उस आदमी से कहा। यस मैडम, इस आदमी ने एक नजर इन दोनों पर डालते हुए मुदवाना लहजे में कहा और फिर मुड़कर वो खिड़की के अंदर वापस चला गया। खिड़की बंद कर दी गई और चंद लम्हों बाद फाटक खुदकार अंदाज में खुलता चला गया और डियाना कार अंदर ले गई और फिर साइड पर बने हुए पोर्च की तरफ मुड़ गई। पोर्च में एक सफेद रंग की कार पहले से मौजूद थी। डियाना ने कार रोकी और फिर कार से नीचे उतर आई। दूसरी तरफ से हैरी भी नीचे उतर आया। फाटक इनकी अकब में खुद ब खुद बंद हो चुका था। वो दोनों जानते थे कि फाटक की साइड में मौजूद गार्ड रूम में फाटक खोलने और बंद करने का सिस्टम मौजूद है। वो दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर वो बरामदे में ही पहुंचे थे कि बरामदे में मौजूद एक दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की बाहर आ गई। हेलो लोजीन, कैसी हो? डियाना ने उसे देखते ही बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। फाइन, तुम सुनाओ कि हैरी तंग तो नहीं करता? इस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस दिन तंग करेगा उस दिन जिंदगी उस पर तंग हो जाएगी, डियाना ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर मैं इसे तंग ना करता रहूं लोजीन, तो ये फैलकर हथनी बन जाएगी। तुम खुद सोचो कि जो दिन रात आइसक्रीम खाती रहती हो वो कैसे बगैर तंग किए इस तरह स्मार्ट रह सकती है। हैरी ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो लोजीन और डियाना दोनों भी इख्तियार हंस पड़ी।